हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज का वीडियो जो कि 1000 MCQ फॉर CTP का ये जो सीरीज़ चल रही है इसका लास्ट वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लग रही है या फिर अगल बगल के वातावरण या एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लग रही है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। मेरा हेल्थ सही नहीं है इसलिए थोड़ी सी आवाज़ गड़बड़ आ रही है और अगल बगल की जो नॉइस है प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा। तो वीडियो जो है ये 4th पार्ट है और ये जो सीरीज़ चल रही है इसका लास्ट वीडियो है। ये जो वीडियो है ये आपको आपके टेट, सुपर टेट, DSSB यहाँ की आपकी जो आपकी PhD या फिर आपके जो इम्पोर्टेंट जो कि आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से एग्ज़ाम्स आते हैं उन सब में ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 251 क्वेश्चन है कि अधिगम के संप्रत्यय का निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? संज्ञानात्मकवादी, व्यवहारवादी, फैकल्टी विज्ञान या फिर प्रतीकवादी। देखिए, ये जो संप्रत्यय निर्माण है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, ये समस्या समाधान जैसे ये और इसमें देखो इसका रिलेशन किससे दिखा रहा है? समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, पहले तो मैं बताऊँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये एक संरचना होती है दिमाग में, किसी चीज़ के प्रति एक संरचना होती है। आदमी इसके आधार पे एक प्रोटोटाइप या फिर आप ये कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट के थ्रू समस्या का समाधान कैसे होता है? फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आपको वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप किससे लिख सकते हैं? क्या आप पेन से लिख सकते हैं? क्या आप पेंसिल से लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखने के लिए क्या आया? दिमाग में एक प्रोटोटाइप आया, एक कॉन्सेप्ट आया कि पेन से पेंसिल से लिखा जाता है। बट यहाँ पर ये जो वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है इस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हुआ? लिखने का जो कॉन्सेप्ट है पेन पेंसिल आया, तो इसका प्रोटोटाइप क्या हो गया या फिर इसका जो एक्चुअल टूल क्या हो गया? वो हो गया चॉक। तो आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, चॉक को यहाँ पे यूज़ करेंगे और आप ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर लिख पाएंगे। तो इसे ही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, इसे क्या हुआ? समस्या का समाधान हुआ। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के थ्रू क्या हुआ? समस्या का समाधान हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई। तो ये जो अप्रोच है, जैसे घटक प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए हैं? ये संज्ञानात्मकवादियों के द्वारा ये प्रतिपादित किए गए हैं। 252 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना या कल्पना करना। देखो, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञान का मतलब ही होता है आपका कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, मेमोरी। ये सब क्या होता है? ये आप इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते हो। बिहेवियर क्या होता है? ये ओवर्ट होता है। ओवर्ट का मतलब होता है कि आप इसको अपनी आंखों से देख सकते हो। बट ये जो कॉग्निशन होता है ये हमेशा कवर्ड होता है, इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। तो ये देखो, इसमें जो अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना। अनुभूति करना, फील करना, आप कह सकते हो कि आप इसको देख नहीं सकते हो। स्पर्श करना भी आप इसको कह सकते हो कि देख नहीं सकते हो। क्रोधित होने पे क्या होता है कि आप इसको देख सकते हो। अब ये देखो, मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है। देखो, पहला अनुभूति करना, अनुभूति किसी चीज़ की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। कोई चीज़, कोई घटना, कोई ऑब्जेक्ट कुछ तो होगा जिसकी अनुभूति की जाएगी या जिसके आधार पे अनुभूति की जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं। स्पर्श करना में भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो उसको ही पर्सन छू रहा है। क्रोधित होना, किसी कारण से क्रोधित हो रहा है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो? कल्पना करना, ठीक है। और 253 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं, ठीक है। शिक्षक, वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, शिक्षक, समाज या शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है, देखो, शिक्षक, वातावरण, पाठ्यक्रम नहीं समझ में आता। देखो, शिक्षक होगा, वातावरण होगा, फिर पाठ्यक्रम होगा, स्टूडेंट का है, पढ़ाएंगे किसको? तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है टीचर, स्टूडेंट मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है, मैं ज़्यादा खींचते हुए नहीं सीधे से बता देती हूँ, सेकंड है। क्योंकि देखो, शिक्षार्थी पहले
स्टूडेंट पहले किससे आएगा? पहले तो शिक्षक आएगा ना, तो इसलिए शिक्षार्थी, शिक्षक, समाज तो गलत है, शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम। फिर यहीं फोर्थ ऑप्शन में भी यही बात आ जाती है कि स्टूडेंट कहाँ है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सेकंड। अब 254 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता? प्रभावहीन मतलब इसका जो प्रभाव है इसको कम करता है, यूजलेस करता है, या फिर इसके महत्व को कम करता है। आप ऐसे समझो, उपयुक्त शिक्षण से बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी प्रभावहीन नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम पूरा करना भी कुछ नहीं, शिक्षण विधि का उपयोग, परितोषित तथा दंड का अनुचित उपयोग। सही आंसर यही है, और इसको मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। अब 255 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? तो व्यक्ति का सामाजिक विकास सेवा, संगठन, शिक्षा का प्रकार या परिवार पर डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी बात, जो पर्सन का, जो बच्चा होता है या व्यक्ति का जो पहला स्कूल होता है उसका परिवार ही होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, परिवार। 256 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? भय, बीमारी, पीड़ा, स्वतंत्रता। देखो, बीमारी से अनुशासनहीनता होने की कोई बात नहीं है, पीड़ा से भी कुछ नहीं, और स्वतंत्रता से भी। स्वतंत्रता अनुशासनहीनता उत्पन्न कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता भी जब बच्चे को नहीं दी जाएगी तो उसका वो उपयोग कैसे करेगा, अपना दायरा कैसे पता करेगा, अपना कैनवास कैसे पता करेगा कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़, उसके अंदर क्या गुण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, भय। ठीक है, भय से अनुशासनहीनता होती है, जब पर्सन डरता है तो वो गलतियाँ करता है। ठीक है, 257 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन देखो आर्थर जी जर्सल्ड का है। ठीक है, 258 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? उत्तर प्रौढ़ावस्था, पूर्व प्रौढ़ता, उत्तर प्रौढ़ता, पूर्व प्रौढ़ता, पूर्व किशोरावस्था या शैशव। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पूर्व प्रौढ़ता। 259 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डेविस आसुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया था? अग्रिम व्यवस्था, जांच प्रशिक्षण, सामाजिक अंतःक्रिया, अभिक्रमित अधिगम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अग्रिम व्यवस्था। देखो, ये सारी चीज़ें ना याद रखने की है, इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो इन्होंने कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया था ये आपको याद करना होगा। ठीक है, 260 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा? लुम्स्टेन, गेट्स, कॉल्विन या लॉन्गफील्ड। तो शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में लुम्स्टेन ने बांटा है। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक। तो ये मनोवैज्ञानिक होगा। मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। शैक्षिक 262 क्वेश्चन। शैक्षिक तकनीकी 2 मतलब 2 को इस नाम से भी जाना जाता है, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम या प्रणाली। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर उपागम। इसका सही आंसर सॉफ्टवेयर उपागम है। 263 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना मात्र ज्ञान, मात्र अभिवृत्ति, ज्ञान व अभिवृत्ति या अनुभव। इसका सही आंसर होगा ज्ञान और अभिवृत्ति। 264 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अधिगम जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में या उपरोक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, 265 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। परिपक्वता दूसरा नाम है किसका? दूसरा नाम है क्षमता के विकास का, बढ़ती आयु का, शारीरिक विकास का, अधिगम को पूरा करने का। इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ। देखो, परिपक्वता, मैच्योरिटी केवल फिजिकल नहीं होती है, ये इमोशनल और मेंटल भी होती है। तो इसीलिए क्षमता का विकास ही सही आंसर होगा। यहाँ पे देखो, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास, अधिगम को पूरा करना बिल्कुल से कहीं से भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्षमता का विकास होगा। 266 क्वेश्चन। कक्ष में शिक्षक शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर या इन सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा इन सभी के द्वारा। अब 267 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेद नहीं है, नेगेटिव इमोशन नहीं है? भय, क्रोध, चिंता या आशा। तो आशा नेगेटिव इमोशन नहीं है। 268 क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है, बहुत अधिक क्रोध से, पीड़ा से, भय से या उत्तेजना से। संवेगात्मक संघर्ष, तो बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उसका जो कॉग्निशन होता है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, वो सही गलत के बीच में डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्रोध से। 269 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वो क्या व्यवहार है? सावधान वर्ग, प्रत्याहार वर्ग, अनुरूपता वर्ग या अनिश्चित वर्ग। इसका सही आंसर होगा प्रत्याहार वर्ग। ठीक है, 270 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है? तो इसका जो चरम बिंदु होता है वो 16 वर्ष की आयु में। 271 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन E.A. पिल ने दिया है। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या स्थूल से स्थूल की ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। अब बात करते हैं 273 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? वक्ता, संदेश, संवाद स्रोत या अनुभव। अनुभव इनसे कहीं से भी मैच नहीं कर रहा, सही आंसर होगा अनुभव। ठीक है, किसी पुस्तक में किशोरावस्था तनाव और संघर्ष का काल छपा था। ये देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है तो ये याद रखना, किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष की अवस्था स्टेनले हॉल ने बोला था। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है, कैसे खोजता है? सीख कर, सुनकर, देखकर या अनुभव करके। तो सीख करके ही वो नए व्यवहार को खोजता है बच्चा। 276 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है इसको परिपक्वन कहा जाता है, यानी मैच्योरिटी कहा जाता है। अब 277 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम है? जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, अभ्यास का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इसका सही आंसर होगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में। 278 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक, पाठ्यचर्चा, अधिगम प्रक्रिया या शिक्षार्थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षार्थी। 279 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है। ये कथन किसका था? ये कथन जो है वो क्रू का था। अधिगम को 280 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात की ओर या प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही आंसर है प्रस्तुतिकरण। 281 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक मतलब मानविकी विज्ञान है, अनुप्रयुक्त मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी है, विशुद्ध मतलब प्योर साइंस है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी होता है, क्योंकि इसके जो नियम होते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी जो थ्योरीज हैं, इसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में या टीचर अपने डे टू डे लाइफ में अपने पढ़ाने के तरीक़ों में इस्तेमाल करता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को अप्लाइड साइकोलॉजी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे? अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से या उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी से। 283 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मानव विकास परिणाम है किसका? जैविक कारकों से, वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। फिर से मैं बोल देती हूँ, मैंने जैसे पता मेरा हेल्थ सही नहीं है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, 283 क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं। मानव विकास परिणाम है किसका? जैविक कारकों से, वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का, सामाजिक कारकों का या अभिप्रेरण कारकों का। तो इसका जो सही आंसर है वो है वंशागति और वातावरणीय कारकों का। मानव विकास परिणाम है। देखो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा
वंशागति इसलिए है क्योंकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे पर्सन की हाइट होती है, बालों का रंग होता है, उनका वेट होता है, उनका कलर होता है, ये सब वंशागति होता है। इसके साथ ही साथ हमारे बच्चों का या लोगों का हमारा कुछ व्यवहार भी ऐसा होता है जो कि वंश से मतलब वंश की तरफ से मिलता आया चला आ रहा है। इसीलिए मानव विकास क्या होता है, वंशागति होता है। जैसे आवाज़ का तेज होना, धीमा होना, व्यवहार का बहुत सॉलिड मतलब बहुत एक्यूट होना या बहुत नॉर्मल होना या बहुत लेज़ी वाला मतलब बहुत लो होना, तो ये सब क्या होता है, ये वंशागति होता है। और दूसरा वातावरणीय कारकों का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपने देखा होगा ठंडी जगह पे लोगों का जो स्किन कलर होता है बहुत लाइट होता है, उनके जो बिहेवियर होता है थोड़ा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू दैट प्लेस जो कि बहुत गर्म होते हैं। तो इसीलिए मानव विकास परिणाम है वंशागति और एवं वातावरणीय कारकों का। अब 284 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। श्रृंखला अधिगम संबंधित है गाने से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सेकंड, वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का, एंड सेकंड है श्रृंखला अधिगम संबंधित है गाने से। अब बात करते हैं 285 क्वेश्चन की। किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था, स्टेनले हॉले ने कहा है, मैं इसको हॉल ने कहा है, इसको मैंने कई बार बताया है तो इसको डिस्कस नहीं करना है। अब 286 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत की एक अवस्था है या अवस्था है, ठीक है। पूर्व संक्रिया नहीं, ये कोलबर्ग का नहीं है। परंपरागत, ये भी कोलबर्ग का नहीं है, परंपरागत ही कोलबर्ग का है। संवेदी प्रेरक ये तीनों जो है ना, ये पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, तो इसीलिए सही आंसर होगा परंपरागत। अब 288 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर, पी ऑपरेशन, कंक्रीट या फॉर्मल स्टेज। तो जो तार्किक चिंतन होता है वो कि फोर्थ स्टेज यानी कंक्रीट एंड फॉर्मल के बाद फॉर्मल स्टेज आता है, मूर्त संक्रिया की अवस्था में शुरू होता है, ठीक है। 289 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन वॉटसन ने किया था। देखो मैं एक बार में बता दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि डीवी ने नहीं किया था, जेम्स ने नहीं किया था, कोलर ने नहीं किया था, ये वॉटसन ने किया था। बिहेवियरिज्म के फाउंडर या बिहेवियरिज्म के संस्थापक या फादर आप कह सकते हैं वॉटसन थे। अब आप मुझे बताइए कि बिहेवियरिज्म के संस्थापक तो जरूर वॉटसन थे, बट स्ट्रक्चरिज्म या संरचनावाद के संस्थापक कौन थे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। 290 क्वेश्चन। अधिगम का निष्पादन है अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 291 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखो पूछ रहा है सिद्धांत नहीं है, ये नहीं कह रहा है कि सिद्धांत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, बिल्कुल। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती, अच्छा। देखो ये अंतःक्रिया का उत्पादन है। अंतःक्रिया का उत्पाद हमेशा वो होता है मतलब रिजल्ट होता है, और अंतःक्रिया का उत्पाद कहने का मतलब है कि जब पर्सन कोई व्यवहार करता है या कोई काम करता है तो उसका एक परिणाम होता है, उसका एक निष्कर्ष होता है। तो यही कह रहा है ये अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो सही आंसर होगा ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि सिद्धांत नहीं है इसलिए इसका आंसर थर्ड वाला है। 292 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गाने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है, हाई लेवल ऑफ लर्निंग कौन सा है। श्रृंखला अधिगम, साप्तिक, साक्षर अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या समस्या समाधान अधिगम। देखो समस्या समाधान अधिगम इसलिए है क्योंकि कोई भी लर्निंग हो चाहे टीचिंग हो, ये उस समय अपने हाई लेवल पे होता है जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समर्थ हो पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर उस समय इस शुरुआत में जो नए नए टीचर्स होते हैं वो खुद ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, या नए नए पढ़ के आए होते हैं। लेकिन एक समय बाद एक ऐसा टाइम आता है कि उन्हें कोई भी थ्योरीज़ या कुछ के लिए भी कोई भी थ्योरीज़ हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, उसके लिए उनको बुक्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो उनका पीक पॉइंट होता है।
ठीक है। तो मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में एट द पॉइंट कैपेबल होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी टीचर्स बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उनको भी उसको पढ़ना होता है, ठीक है, या फिर उनके पास समय नहीं होता है। और समस्या समाधान एक ऐसा चीज़ है कि जो बताता है कि आप अपने पीक पॉइंट पे अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो तो सही आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, 293 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। कहाँ निभानी चाहिए, मतलब किस तरह की मुख्य भूमिका निभानी चाहिए? दार्शनिक की, मित्र की, सहजकर्ता की या अनुदेशक की? तो निम्नलिखित के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए सहजकर्ता की। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या उपरोक्त सभी। सही आंसर उपरोक्त सभी है। देखो, क्रिएटिविटी के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड फ्लुएंसी। जैसे मैं फिर से बता देती हूँ: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलेबोरेशन। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं होती हैं क्रिएटिविटी की, तो इसके लिए इसको उपरोक्त सभी मानेंगे। मौलिकता, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी का मतलब मौलिकता होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता। ठीक है, 295 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव एवं नवीन अर्थ को खोजने से। 296 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? जैसा मैंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, अपने संवेगों को समझना, दूसरे के संवेगों को समझना, अपने संवेगों को नियमित करना और दूसरों के संवेगों को भी नियमित करना, यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस की एक गोलमैन की थ्योरी है। तो इसके आधार पे सही आंसर क्या होगा? सजीवों में विभेद करने की क्षमता रखना। ठीक है, संवेगों का मैनेजमेंट, तो संवेगों का प्रबंधन, दूसरे के संवेगों को पहचानना, स्व अभिप्रेरित करना। जैसा मैंने कहा कि ये कौन सा तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। ठीक है, 297 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है शिक्षण से? बिल्कुल। नियंत्रण से? बिल्कुल नहीं। सही आंसर है निर्देशन एवं परामर्श से। ठीक है, एक टीचर जब बच्चे को की जो भी प्रॉब्लम है उसको गाइड करता है, उसको कुछ अपनी तरफ से बताता है, कुछ परामर्श देता है, कुछ काउंसल करता है कि देखो इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, इस समस्या को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तुमको बुक चाहिए, तुमको बुक खरीदनी है, तुम्हारे पास बुक नहीं है तो किस तरह से तुम्हारी जो बुक की रिक्वायरमेंट है या तुम्हारे जो नोट्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हो। तो इस तरह के जब मतलब ये एक पर्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ, बट जो टीचर होता है वो हर तरह से जो उसका स्टूडेंट होता है उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। तो निर्देशन एवं परामर्श सही आंसर होगा। 298 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया उनका क्या नाम है? पियाजे, आसुबेल, रिचर्ड सकमैन या डीवी? तो इसका सही आंसर है आसुबेल। ठीक है, 299 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर या ऑडियो कंसर्ट? छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ऑडियो कंसर्ट, ये सब क्या होता है? अनुदेशन सामग्री होती है। तो कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशन सामग्री नहीं है। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, मतलब सेल्फ कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? सेल्फ समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतः व्यक्ति संप्रेषण या अंतः व्यक्ति संप्रेषण? तो अंतः व्यक्ति संप्रेषण में सेल्फ कम्युनिकेशन होता है। 301 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? देखो क्या कह रहा है: प्रतिगमन, साहचर्य, क्षतिपूर्ति, उद्वतीकरण। तो सही आंसर होगा एसोसिएशन। साहचर्य क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, 302 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं तो इसको मैं इस वीडियो में ख़त्म ही कर देती हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हिंदी में लेकर मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस तरह के कम्युनिकेशन में कैटेगराइज किया जाता है? क्या ये एक तरफा यानी वन वे कम्युनिकेशन होता है? विजुअल, दृश्य एक तरफा मतलब विजुअल और एक तरफा
नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों तरफ के लोग बातचीत करते हैं, दोनों तरह की बात बोलते हैं और सुनते भी हैं। तो दृश्य एवं श्रव्य मतलब विजुअल एंड ऑडिटरी टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैं तो उसको बता दे रही हूँ। दृश्य देखो एक तरफा, मतलब एक पर्सन देख रहा है, बाकी लोग सिर्फ बोल कोई नहीं रहा है। श्रव्य की यहाँ बात नहीं है, सिर्फ सुन, मतलब सिर्फ देख रहे हैं। ये हो गया मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है, ये सब लोग ऑडियंस है, तो ये लोग सिर्फ देख रहे हैं। ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, मतलब श्रव्य दृश्य श्रव्य एक तरफा, मतलब दृश्य श्रव्य यही बोल रहा है और यही क्या कर रहा है, दिखा भी रहा और बोल भी रहा है। मतलब ये जो हो रहा है ये सब सिर्फ सुनाई भी दे रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे जो ऑडियंस है ये बोल भी रही है और ये कुछ देख भी रही है, सुन भी रही है और बोल भी रही है। तो दो तरफा है, ठीक है। तो दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब मैं इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। अब 303 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंप्यूटर वायरस है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर और उपरोक्त का कोई नहीं। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, एक वायरस के कारण मेरे कंप्यूटर का मतलब मेरे लैपटॉप का सारा डेटा उड़ गया था, तो ये वही सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। 304 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अधिगम करता व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। अधिगम करता व्यक्तिक भिन्नता, अधिगम करता मतलब जो लर्नर होते हैं उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो इस ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए या अधिगम को समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है थर्ड, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। अब 306 क्वेश्चन, अब 306 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है, विश्वकोश से, इंटरनेट से, एकेडमिक पत्रिकाओं से या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से। तो सही आंसर होगा इंटरनेट से। सर्वाधिक एवं उद्यतन सूचना, सर्वाधिक और उद्यतन सूचना देखो विश्वकोश, अकादमिक पत्रिकाएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सब क्या होता है, एक सीमित होता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, कोई भी सूचना चाहिए, तो इसके लिए ये सब सीमित सोर्स है। बट इंटरनेट क्या है, असीमित है, क्योंकि इस पर ये सारी चीज़ें, ये तीनों ऑप्शन जो बता रहा है, ये तीनों अवेलेबल है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सेकंड, इंटरनेट से। अब 307 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसने सामाजिक निमृतवाद के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया है? तो सबसे ज़्यादा बल सामाजिक निमृतवाद के सिद्धांत पर दिया है वाइगोत्स्की ने। 308 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषण साइको एनालिटिक थ्योरी या सिद्धांत प्रिंसिपल का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह जो कथन है ये किस नियम को बताता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर सापेक्षता का नियम। तो इसका सही आंसर होगा प्रभाव का नियम। अब 310 और लास्ट क्वेश्चन है। विगत 30 वर्षों से विद्यालयों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया गया है वह निम्नलिखित में से हैं। एकीकरण, अनुप्रयोग, कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन या फिर कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग, एकीकरण। देखो एकीकरण थर्ड ऑप्शन, देखो कार्यक्रमीकरण में आपको इसका सही आंसर बता दूं, ये सेकंड और क्यों है मैं ये बता दे रही हूँ। कार्यक्रमीकरण का मतलब होता है कि पहले इसको ऑर्गेनाइज करना कि कैसे क्या करना है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन करना, फिर इसको अनुप्रयोग करना, इसको अप्लाई करना, और एकीकरण मतलब सबके तक पहुंचाना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। टिल देन किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन पे जाकर के कमेंट करिए। मैंने जो क्वेश्चन बोला है उसका आंसर आपको कमेंट करना है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और
मस्त रहिए।